रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि रात के 8 बजे हमारा जो क्राइम स्टोरीज़ का सफ़र होता है वो शुरू होता है। और आज के दिन आज रात 8 बजे मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये कहानी आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचने समझने पर मजबूर करेगी कि कैसे एक छोटी सी बिना पर, एक छोटे से शक पर आखिर कोई किसी की ज़िंदगी से कैसे खेल सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। साथ के साथ अगर आप लोग को हमारे इस नए चैनल पर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं, लाइक करके बताएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे इस चैनल को शेयर करें, ताकि इस नए चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक वो क्राइम्स की स्टोरीज़ पहुँचा सकें जो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। तो कहाँ से देखते हैं हमारी वीडियोस को, वो भी कमेंट्स करके बताएगा। बाकी दोस्तों बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है आगरा ज़िला, और इसी आगरा ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है फतेहाबाद थाना। और दोस्तों ये जो फतेहाबाद थाना है इसी के अंतर्गत एक एरिया आता है कचियारा सिकरू कला। ये जो कचियारा सिकरू कला इलाका है, यहीं पर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया रामवरण, उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है, नाम सोनू है। बाकी परिवार में और बच्चे भी हैं। लेकिन जो सोनू था 3 मार्च साल 2025 को अपने घर से ये कहकर जाता है कि वो बस किसी काम के सिलसिले में जा रहा है और बहुत जल्द लौट आएगा। क्योंकि जो सोनू था ये हलवाई का काम किया करता था और अक्सर काम के सिलसिले में ये घर से बाहर जाया करता था। लिहाजा सोनू के पिता रामवरण को भी यही लगता है कि वो घर से किसी काम से गया होगा और जल्द ही लौट आएगा। घर वाले रामवरण और उनकी पत्नी और बाकी घर के जो अन्य सदस्य होते हैं ये अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और शाम का वक्त आ जाता है। शाम का वक्त होने को होता है, रामवरण अपने बेटे सोनू का फ़ोन लगाते हैं, लेकिन दोस्तों जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ बताता है। अब सोनू का फ़ोन जब स्विच ऑफ बताता है तो रामवरण ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन डाउन हो, उसकी बैटरी लो हो गई हो और इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो। तो थोड़ी बहुत देर इंतज़ार कर लेते हैं, सोनू आ जाएगा। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जो रामवरण थे अपने बेटे सोनू का इंतज़ार करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त और गुजरता है और तकरीबन रात के 8 बजे का समय आ जाता है। अब रात के 8 बज चुके थे, लेकिन कहीं पर भी सोनू का कोई पता नहीं था। पिता अब फिर से फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन इस बार भी स्विच ऑफ बताता है। पिता फिर थोड़ा इंतज़ार करते हैं। परिवार वाले ऑलमोस्ट सब लोग खाना खा चुके थे। शाम का वक्त जो था वो गहराता चला जाता था। रात के तकरीबन 9:30 बजे का समय हो जाता है। अब रामवरण और उनके परिवार वालों की जो चिंताएं होती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जो सोनू था ये अभी तक घर नहीं आया था। लिहाजा रामवरण फैसला करते हैं कि अपना बेटा जो सोनू है, जहाँ पर ये हलवाई का काम करता है, उस दुकान पर एक बार फ़ोन करके पूछ लिया जाए तो बेहतर होगा। लिहाजा रामवरण और उनके घर के जो अन्य सदस्य होते हैं ये सोनू की उस हलवाई की दुकान पर फ़ोन लगाते हैं जहाँ पर सोनू काम किया करता था। तो वहाँ पर भी ये बताया जाता है कि सोनू यहाँ पर आया तो था, लेकिन यहाँ से तो बहुत टाइम का जा चुका है, अब तक तो वो घर भी पहुँच गया होगा। लेकिन रामवरण उस हलवाई के दुकान मालिक से ये कहते हैं कि सोनू तो अभी नहीं आया, और उसके बाद में फ़ोन कट कर देते हैं। अब रामवरण और परिवार के अन्य सदस्य सोनू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सोनू के जो दोस्त थे उनसे पूछताछ की जाती है। तमाम दोस्तों, तमाम यारों से पूछताछ कर ली जाती है, लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी थी इस परिवार के लिए कि सोनू का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब परिवार वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि गांव के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर जहां कहीं भी रिश्तेदार हैं, उन तमाम रिश्तेदारों के अंदर ये खबर भिजवा दी जाती है कि सोनू घर से लापता है। क्या सोनू तुम्हारे घर आया? क्या तुम्हारे घर आया? लेकिन दोस्तों जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो सोनू को 2-4 दिन से ही नहीं देखा है। अब परिवार वालों की जो परेशानी थी लगातार बढ़ती जाती है। मोहल्ले पड़ोस के जो लोग थे ये सोनू के घर पे आके इकट्ठे होने लगते हैं। रामवरण पिता चिंतित थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन सोनू का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। कोई रामवरण को दिलासा देते हुए कहता कि तुम चिंता मत करो, कहीं काम पर गया होगा, लौट आएगा। और बात रही फ़ोन की, तो फ़ोन हो सकता है स्विच ऑफ हो गया हो। तमाम तरीके के दिलासे, तमाम तरीके की बातें मोहल्ले पड़ोस के और कुछ रिश्तेदार रामवरण को दिया करते, लेकिन रामवरण की जो चिंता थी ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। क्योंकि रामवरण लोगों से यही कह रहे थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सोनू घर से कहीं गया हो और इतनी देर रात तक वो आया ना हो। रामवरण परेशान है, हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन कहीं पर भी बेटे का कोई पता नहीं है। लिहाजा रात जैसे तैसे कटती है और सुबह को रामवरण सीधा पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और 6 लोगों के ऊपर ये शक जताते हैं कि इन लोगों ने उनके बेटे को या तो अगवा किया है या फिर उनके बेटे के साथ में कोई ना कोई अनहोनी इन लोगों ने कर दी। इन 6 लोगों में 2 नाम, एक जोगेंद्र और उनकी पत्नी विमलेश का भी होता है।
लिहाजा पुलिस जो थी अब इन्हीं सारे लोगों के अंतर्गत और गांव में तमाम जगहों पर जाकर पूछताछ शुरू करती है। दुकान पर जाती है जहां पर सोनू काम किया करता था, लेकिन दुकान से ही वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो दुकान वालों ने घर वालों को दी थी कि सोनू आया तो था लेकिन यहाँ से बहुत जल्द लौट गया। लिहाजा पुलिस वाले अब जो थे चारों तरफ हर तरीके से हर एंगल से छानबीन कर रहे थे। घर परिवार वालों से और पूछा जाता है कि इन 6 लोगों के अलावा किसी पे और पे तुम्हें शक हो, किसी और से तुम्हारी दुश्मनी हो या फिर हाल फिलहाल में उनके साथ में कोई झगड़ा हुआ हो तो बताओ। लेकिन रामवरण कहते हैं कि साहब हम तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हैं और हमारा बेटा जो सोनू है ये बहुत ही सीधे स्वभाव का लड़का था। न उसकी किसी से कोई दुश्मनी, न कोई रंजिश, न हमारी किसी से कोई दुश्मनी, न रंजिश, न किसी से कोई पैसों का लेन देन, न किसी से कोई ज़मीनी विवाद। तो भला हमारा बेटा कहाँ चला गया, किसने उसे अगवा कर लिया, किसने उसके साथ में कोई अनहोनी कर दी, साहब हमें कुछ नहीं पता। आप ही अपने तरीके से कुछ पूछताछ करिए या फिर कुछ भी छानबीन करिए, हमारे बेटे को ढूंढ कर हमें ला दीजिए। अच्छा, पुलिस वाले जो थे रामवरण को दिलासा देते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, बहुत जल्द ही हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाएंगे। अब दोस्तों रिपोर्ट लिखा हुआ यानी 3 मार्च की ये बात है, 3 मार्च ऐसे ही गुजर जाती है, 4 मार्च आ जाती है, 4 मार्च का दिन भी गुजर जाता है, 5 मार्च भी गुजर जाती है, यानी ऑलमोस्ट सोनू को गुम हुए हुए 2 दिन का समय गुजर चुका था। लेकिन पुलिस अभी तक सोनू को ढूंढने में नाकाम रही थी और पुलिस के पास में सोनू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल नहीं पा रही थी। पुलिस अपनी अलग परेशान है, परिवार वाले अलग परेशान हैं, गांव वाले अलग परेशान हैं, रिश्तेदार अलग परेशान हैं, लेकिन सोनू का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। लिहाजा तीसरा दिन जो था वो भी गुजरने ही वाला होता है कि इसी बीच में रामवरण यानी कछियारा सिकर किला इलाके में जहाँ पर ये रहा करते, इनके घर से ही थोड़ी दूरी पर लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर एक घूरा है। जो घूरा आमतौर पर गाँव में लोग डालते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, वो जो घूरा है उसी घूरे पर कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। अब लोगों ने देखा कि कुत्ते इस घूरे के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है। तो उसमें से कोई व्यक्ति उन कुत्तों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इन्हें यहाँ से भगा दें, खाली भौंक रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे उच्चे को काट लें। लिहाजा जैसे ही वो व्यक्ति उस घूरे के नज़दीक जाता है तो उस घूरे के ऊपर का जो दृश्य होता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल इस घूरे के ऊपर किसी इंसान का शव पड़ा हुआ है। वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा गांव के अंदर आता है और गांव के अंदर आने के बाद में ये सूचना देता है कि घूरे के ऊपर किसी का शव पड़ा हुआ है। अब गाँव वाले जो थे वो उस घूरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही घूरे की तरफ भागते हैं उन कुत्तों को वहाँ से भगाया जाता है तो जो डेड बॉडी गाँव वाले देखते हैं उसे देखने के बाद में हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सोनू की ही थी। अब जैसे ही डेड बॉडी सोनू की पाई जाती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर रखी है, जिसको पुलिस हर जगह ढूंढ रही है, जिसका कहीं पर भी कोई पता नहीं है, जिसका सुराग लगाने में पुलिस जो थी वो 3 दिन तक भी नाकाम थी, आखिरकार उसका शव जो था इसी रामवरण के घर से 30 मीटर दूर एक घूरे में दबा हुआ मिला है और जिसे शायद कुत्ते नोच रहे थे, जिस वजह से वो जो शव था बाहर आ गया। लिहाजा पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद में शव को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में सीधा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर रामवरण से फिर से पूछताछ की जाती है कि देखो तुम्हें किसी पे शक हो तो बता दो। रामवरण कहता है कि इन 6 लोगों से अलावा मेरे बेटे के साथ में किसी ने कुछ नहीं किया है। अब रामवरण के इस बात के पीछे क्या रीज़न था, क्या नहीं था, रामवरण आखिर इन 6 लोगों के नाम क्यों ले रहा था, ये तो रामवरण ही जानता है। लेकिन पुलिस सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल वगैरह सारी चीज़ें निकालती है तो पुलिस इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करती है और ये 2 लोग होते हैं, एक जोगेंद्र और उसकी पत्नी विमलेश। एक और महिला को गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि वो महिला प्रेग्नेंट होती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस महिला ने अभी स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन जब जोगेंद्र और विमलेश से पूछताछ की जाती है तो पुलिस ने अपने बयान में बताया कि सोनू की जो हत्या हुई है ये अवैध संबंधों के शक में हुई है। जोगेंद्र को ये शक था कि उसकी पत्नी विमलेश के साथ में उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं और इस बारे में उसने अपनी पत्नी से भी बात की। पत्नी ने साफ तौर से इनकार कर दिया। तो जोगेंद्र ने कहा कि देखो मुझे सोनू के ऊपर शक है और सोनू को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए जोगेंद्र अपनी पत्नी विमलेश के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रचता है और उसके बाद में सोनू को बहाने से बुलाकर और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस की शुरुआती छानबीन में अभी यही चीज़ें आई हैं। हो सकता है कि इस केस में कुछ और ज़्यादा अपडेटेशन निकले, कुछ और लोग भी इसमें लिप्त निकलें, या जो भी बात हो अभी आगे और भी ज़्यादा खुल के सामने आ सकती है। बहरहाल अभी तक इस केस के अंदर यही जो चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। लेकिन बड़ी हैरानी होती है दोस्तों इस तरीके के केसेस कवर करके। एक व्यक्ति सोनू जो हलवाई का काम करता है, अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहा है, अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे कमाने लगा है, शादी की उम्र हो चुकी है, परिवार वाले शादी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कोई व्यक्ति सिर्फ शक के आधार पर उसका कत्ल कर देता है।
अगर जोगेंद्र को शक था तो वो कुछ भी करता लेकिन उसका कत्ल ना करता, और उसने कत्ल कर कर कानून को अपने हाथ में लिया, और जिसकी वजह से ये हुआ कि रामवरण ने अपने ख़ानदान का जो चिराग था वो चिराग खो दिया। तो दोस्तों आप लोग जोगेंद्र उर्फ और इसकी पत्नी विमलेश को किस तरीके से देखते हैं और इनको इनके इस जुर्म की क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे वो सारे ही कमेंट्स का मैं ऐसे इंतज़ार करता हूँ कि जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का करता हो। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस को हमारी कहाँ से देखते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। टेक केयर, बाय बाय।